हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके साथ नए टॉपिक को लेकर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। दोस्तों, एक बात गौरतलब है कि मैं उन टॉपिकों को ज़्यादा छेड़ता हूँ जिस टॉपिक को कोई छूना पसंद नहीं करता है। छोटा यूट्यूबर हूँ, यदि आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग का प्यार इसी तरह बना रहेगा तो संभवतः मैं आगे बहुत जाऊँगा। तो दोस्तों, समय गंवाए बिना आज फिर इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ऐसा है दोस्तों कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, उसके मृत्यु के पश्चात जो है सत्ता का जो केंद्रीकरण था वो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल हो गई, क्योंकि हर्षवर्धन के समय में पूरी की पूरी भारत एक सत्ता के रूप में कायम था। उसकी मृत्यु के पश्चात भारत में विद्रोह प्रारंभ हुए और भारत के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, या यूं कह सकते हैं उस समय भारत छोटे छोटे राजवंशों में विभाजित हुआ या उनका उदय हुआ, जिन्हें सामूहिक रूप से राजपूत कहा गया। 7वीं शताब्दी तक ये राजपूत उत्तर भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में छाए रहे। इसीलिए इस युग के इतिहासकारों ने राजपूत युग की संज्ञा दी है। इस युग को भारत के इतिहास में इसे राजपूत युग कहा गया, और इसका बड़ा महत्व भी है, क्योंकि आने वाली शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा का जो संपूर्ण भार है इन्हीं के कंधों पर आ पड़ा। इसके अतिरिक्त राजपूत जितने भी शासक हुए, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण और पोषण के लिए भारी योगदान प्रस्तुत किया था। यदि बात करें राजपूत की उत्पत्ति की, तो इस संबंध में प्रश्न भारत के इतिहास की आज भी एक गूढ़ पहेली बनी है। यानी राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुई, ये एक रहस्य है। अभी तक इतिहासकार इस प्रश्न का जो उत्तर में एक मत नहीं हो पाए। इसका कारण है कि राजपूत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। इससे पूर्व संस्कृत भाषा में कहीं इस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। केवल कहीं कहीं राजपूत शब्द अवश्य मिले हैं, किंतु वह किसी जाति विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। दोस्तों, 7वीं शताब्दी में सहसा इस शब्द का प्रयोग कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगा लिया कि राजपूत एक नई जाति होगी जिसका विकास इस शताब्दी में हुआ है। किंतु तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारत के प्राचीन क्षत्रिय वंश थे वो कहाँ विलुप्त हो गए। फलस्वरूप विद्वानों के मध्य यह प्रश्न विवाद का विषय बना हुआ है। विभिन्न विद्वानों ने इस संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, राजपूत अपने को प्राचीन क्षत्रियों की संतान मानते हैं। वे अपना संबंध किसी न किसी प्राचीन कुल से जोड़ते हैं। यदि बात करूँ सिसोदिया और चालुक्य की, तो वो अपने आप को राम के वंशज मानते हैं या अपने आप को कहलाते हैं। वहीं पे राष्ट्रकूट जो है वो कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। वास्तव में प्राचीन आर्य का मूलतः 2 प्रमुख शाखाएं थी, जो सभी को आप लोग को पता ही होगा। पहला था सूर्यवंशी, दूसरा था चंद्रवंशी। समय उपरांत जैसे जैसे समय बीता तो तीसरी एक शाखाएं जुड़ी जो यदुवंशी थी। इन्हीं 3 वंशों में संपूर्ण आर्य जाति का समावेश हो जाता था, किंतु राजनीतिक जीवन में क्षत्रियों का प्रधानता बहुत ज़्यादा था, उनकी वंश की प्रधानता ज़्यादा था। तो ऐसे में क्या होता था कि इसके जो मुख्य व्यक्ति होते थे उनके नाम पे वंश चलने लगा। इस कथन की पुष्टि के लिए विद्वान ने कई सारे तर्क उपस्थित किए हैं, जो आप संबंधित पुस्तक को पढ़ सकते हैं और मुझे भी कमेंट करके उसकी जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों, आज भी राजपूतों में कुछ ऐसे रीति रिवाज है ना, जो विदेशी यानी कि जितने भी आक्रमणकारी भारत आए थे उससे पहले भी वो उस तरह के प्रचलन को फॉलो करते थे और आज भी फॉलो कर रहे हैं। इसका समर्थन महान इतिहासकार श्री गौरीशंकर जी और C.B. वैद्य जी ने भी दिया है। श्रुतियों और मान्यताओं की माने या उनके आधार पर बात करें तो राजपूत के उच्च वर्णों की उत्पत्ति अग्निकुंड यानी हवन कुंड से हुआ है। कहा जाता है कि जब परशुराम जी ने समस्त क्षत्रियों का संहार कर डाला तो पृथ्वी राजविहीन हो गई। राजा के न होने से चारों तरफ अराजकता और अव्यवस्था फैल गई। साधारण जनता नैतिक आदर्शों से गिरने लगा। तब पृथ्वी पर भ्रष्टाचार का प्रकोप देखकर देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना किया। तब ब्रह्मा ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यज्ञ के कुंड से प्रतिहार, परमार, सोलेकी तथा चौहान 4 क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति हुई। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है, जिनमें श्री
C.B. वैद्य ने इस कथन को एक कल्पित या कल्पना मात्र माना है और उनके अनुसार ये एक महज मस्तिष्क की उत्पत्ति है, क्योंकि उनका जो कहने तात्पर्य जो है वो एक साक्ष्य के अनुसार कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 16वीं शताब्दी से पूर्व इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, और यदि मिल भी रहा है तो कुछ विद्वानों की धारणा है कि ब्राह्मणों ने जिन विदेशी जातियों को यज्ञ द्वारा सिद्ध किया, ये बात याद रखने की है, ब्राह्मणों ने जिन विदेशी जातियों को यज्ञ द्वारा शुद्ध किया और उन्हें हिंदुत्व की दीक्षा दी, वे अग्निकुंड से उत्पन्न माने गए हैं। किंतु भारत के प्राचीन साहित्य में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं मिलता और ना ही हमारे इतिहास में मिलता है। तो बस ये महज एक मस्तिष्क की कल्पना मात्र है और कुछ भी नहीं।